हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख मैं सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। मेरी आवाम से अपील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी वर्कर से अपील है, सारे पाकिस्तान के विल विशर से अपील है, आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ये आपको इश्तिहाल दिलाएंगे, इश्तिहाल में ना आना, आप कानून को अपने हाथ में न लेना। हम इसको कंडेम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। 8 तारीख को सबका एहतसाब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जारी थी। आज दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। साबिक वज़ीर आज़म को ये सज़ा इंतखाबात से 9 रोज़ पहले सुनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता इंतखाबात 2018 में इंतखाबात से चंद रोज़ कबल एक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी सज़ा सुनाई गई थी। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म का सफ़र वज़ीर आज़म हाउस से शुरू होकर जेल पर ख़त्म क्यों होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बानी पीटीआई को सज़ा सुनाए जाने के बाद आज कई रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल भी सामने आए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, इलेक्शन पर तवज्जो दें, अदलिया पर एतमाद है और रिलीफ मिलेगा, सजाए मौत भी दें तो वो भी कल अदम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर करेंगे। नाज़रीन, इस फैसले पर नवाज शरीफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया। कहा बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देख कर पाकिस्तान पर हमला किया और आज नतीजा देख लिया। घिनौनी साजिश करके कौमी सलामती को दाव पर लगाया गया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैंने खुद पर जुल्म बर्दाश्त किए, जख्म सहने के बावजूद पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया, कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया और कौमी राज फाश नहीं किए। नाज़रीन, इस वक्त जब ये सवाल उठ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन का मुस्तक़बिल जेल क्यों होती है, वहीं ये पहलू भी बहुत अहम है। क्या ये सज़ाएं महज सियासी बुनियादों पर होती हैं या सियासी रहनुमा भी कहीं ना कहीं कसूरवार होते हैं? इसी मुनासबत से आज इसके लिए पहला और बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा कि सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाकर अवामी लीडर अपनी गलतियों से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफ साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये जो बानी पीटीआई का मामला आपके सामने है, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि 2018 में भी इलेक्शन से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई और अब बानी पीटीआई के लिए तकरीबन वही सारा कुछ हो रहा है और सज़ाओं 10-10 साल, वो भी बड़ी मुमासलियत है। आपके ख्याल में, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे वो 5 लोग हैं जिन्होंने मुझे निकाला और वो पहले आते हुए भी कह रहे थे मैं उनसे बात करूंगा, इंतकाम लूंगा, लेकिन फिर उनका बयानिया शिफ्ट हो गया, तब्दील हो गया। अब बानी पीटीआई भी कहते हैं कि एक आदमी है जिसने ये सब कुछ करवाया, जिसने किया, तो कहीं ना कहीं ये अवाम के नुमाइंदे आप समझते हैं जिम्मेदार हैं और ये एक वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल जेल ही क्यों है? सबसे पहली बात तो कौम को मुबारक देनी चाहिए कि इंसाफ का अमल तेज़ हो रहा है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा हुई तो एक मॉनिटरिंग जज भी लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका आज भी उन्होंने हवाला दिया, और फिर भी वो 1 साल तक वो सज़ा होने में लग गया। अब बानी पीटीआई को 6 महीने में होगी, तो हसनात के अबू ने कासिम के अबू के साथ जो करनी थी वो फ़र्ज़ उन्होंने पूरा कर दिया। बात ये होती है कि चीज़ें चलें, वो एक तरीके से कर ली जाए ना, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं करार आ जाता है को ओपन कोर्ट में वो हो जाए, सारा कुछ लोगों को सामने हो जाए। अब जेल के अंदर, और फिर जिस तरह से कल अल्लाह के फजल से 18 गवाह भुगताए हैं जज साहब ने, तो कमाल ही कर दिया है। मतलब गिनीज में शायद नाम चला जाए इनका। और हमारी अदलिया की रेटिंग ऐसे ही तो नहीं इतनी शानदार। ये साइफर वो मामला है जो शुरू में मुसलसल एक बयानिया बनाया गया कि कुछ भी नहीं है, ये सिरे से है ही नहीं है। अच्छा, अमरीकियों को आप उनसे एहतजाज भी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो कागज़ का टुकड़ा था, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कुछ नहीं, इसका वजूद ही कोई नहीं है। और फिर अचानक पता चलता है कि बड़ा उसका शानदार वजूद है। और इसके लिए बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं ना, अगर आप समझ रहे हैं कि लोगों को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, तो एक चीज़ तयशुदा थी कि जी ये सज़ा दी जानी है और सज़ा दे दी गई। और इलेक्शन से पहले चूंकि कायद को हुई थी, इसलिए बानी को भी इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। एक अलबत्ता ज़्यादती की जज साहब ने
मेरे कायद के बराबर तो सजा नहीं देनी चाहिए थी, उनको भी 10 साल की दी गई थी। कुछ 2 साल ज्यादा ही कर लेते तो कुछ ज्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन शायद ये फिगर भी जज साहब को पसंद होगा, उस वक्त के जजों को वो फिगर पसंद था कि जी 10 मतलब वो होना चाहिए, बट ठीक हो गया, 10 कर दिया। अब आप कह रही हैं कि सियासतदानों की गलती, सियासतदानों की दुआ सिर्फ एक गलती है कि वो अवामी वोटों की बजाय कंधे पे सवार होके आना पसंद करते हैं, और जब आ जाते हैं और उसके बाद फिर उनसे डिमांड्स की जाती हैं। देखिए सिंपल बात है कि आपको अगर कहीं से कोई फेवर मिलेगी, उस फेवर के तहत आप कहीं चली जाएंगी, अपने टैलेंट पे नहीं जाएंगी, तो फिर जाहिर है आपको भुगतना भी पड़ेगा। फिर आप जब इनकार करती हैं तो फिर वो कहते हैं भाई इनकार किस हिसाब में, हमने इतना बड़ा एहसान किया हुआ आप पे। यही हमारे वज़राए आज़म का सबसे बड़ा मसला है कि ये कंधे पे सवार होके आ जाते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हम ऑल पावरफुल हैं, फिर खुद को प्राइम मिनिस्टर भी समझना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि जी हम जो फैसला करें वो हमारा इख्तियार है। तो हुजूर इस तरह नहीं होता। जैसे बिलावल भी आज ये बात कर रहे थे ना कि सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा नुक्ता है कि सियासतदान इस मुल्क में ना कभी इकट्ठे हुए हैं, इस तरह ना हो सकते हैं। 2 जमातों में हमने देखा मिसाक़े जमहूरियत भी हुआ था, लेकिन वो पहले दिन से उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी शुरू हो गई थी। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को वो मान लिया गया चीफ जस्टिस, तो वहाँ से ये काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद तो खैर हिस्ट्री है, जो भी होता रहा। तो जब तक ये हमारे सियासतदान, स्पेशली हमारे पॉपुलर और बड़े पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होगी कि हमने अगर आना है तो सिर्फ आवाम के वोटों से आना है, फिर आप यकीन करें कि कोई आपको कुछ नहीं कह सकेगा। ये पूरी कौम आपके पीछे खड़े हुआ करेगी, कोई डिवीजन नहीं होगी इस कौम में। सही जी। आमिर साहब आपको लगता है कि सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाकर, क्योंकि अवाम का नुमाइंदा तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, अवाम के सामने वही जवाब दे है, जब अवाम को आप डिलीवर नहीं कर पाते जो भी मामलात आपकी हुकूमत में चलते हैं, और आप फिर कह देते हो नहीं ये 5 लोगों का मसला था, नहीं ये 1 बंदे का मसला था, उसकी वजह से मैंने ये साइफर भी लहराया, उसकी वजह से मैंने ये मामला भी नहीं किया, वो कहते हैं जी 5 लोग हैं जिन्होंने हमें चलने नहीं दिया। तो इस सारे मामले में आपके ख्याल में ये जो अवामी लीडर है, अवाम का नुमाइंदा है, क्या ये अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बरी जिम्मा हो सकते हैं? देखें, किसी भी सियासतदान को जब इस तरीके से जो अवाम में मकबूल हो उसे सज़ा होती है तो फीलिंग तो आती है। कुछ लोग जो उनके मुखालिफ होते हैं वो खुश हो जाते हैं, जो उनके हामी होते हैं वो कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला है जी। और बड़ा फ़र्क होता है कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दे, और वो थे यूसुफ रज़ा गिलानी और वो थे नवाज शरीफ, जिनको सज़ा एक लम्हे में दी गई और फारिग हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये किया कि वो इक़्तिदार से नहीं हटे तो दूसरा बेंच बना और उससे वो फारिग हो गए। और नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई ना अहली की, पनामा से अकामा निकाल के ब्लैक लॉ डिक्शनरी पे, वो फ़ौरन हट गए। उन्होंने अपना एक बयान दिया कि 5 लोग ये थे जिन्होंने मतलब एक तनख्वाह जो नहीं ली उसके ऊपर किया। अब उसके बाद मॉनिटरिंग जज जो आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो आया था कि जी एक JIT की रिपोर्ट बनवाई गई जिसमें से कोई पेपर नहीं निकला, और वहाँ पे फिर उसको सजा दिलवाने के लिए वो मॉनिटरिंग जज एजाजुल हसन मरहूम रिटायर साहब जो है वो फौरी तौर पे वहाँ पे हर बंदे को बुला के पूछते थे कि जी बताएं, नैब के लोगों को बाकायदा इंस्ट्रक्शन। और मैं तो मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूँ, मैं किसी के रिटायरमेंट के बाद बात नहीं करता, सामने बात करता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि कैसे फर्क है कि एक शख्स जिसको ओथ ये हो कि मैं जो चीज मेरे इल्म में लाई जाएगी, जो मेरे हल्फ के मुताबिक होगी और मैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो उसकी ऐलानिया खिलाफ वर्जी करता है। नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम था, कभी उसने पाकिस्तान के उन स्टेट सीक्रेट पे बात नहीं की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं की। भुट्टो फांसी चला गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा हो गई, इन्होंने वो लब कुशाई नहीं की जो इन्होंने जहर अफशानी की एक अदम एतमाद के ऊपर जाने पे। फर्क बड़ा है कि एक शख्स उकसाता है लोगों को, वो 9 मई करा देता है कि चूंकि मेरा इक़्तिदार नहीं रहा मैं रहने नहीं दूंगा। रहे थे वो सिर्फ बता रहे थे कि अगर आपने ये हमारी हुकूमत उलटने की कोशिश की तो हम कर सकते हैं कुछ भी, मतलब वो दिखा नहीं रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि वो ओरिजिनल साइफर तो नहीं था। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, जो मजीद साहब वहां थे अमेरिका में, जो हमारे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे, इन 3 के बयान पे इमरान खान को सजा हुई है। सही।
इन तीनों ने एक गुफ्तगू की। एक ने बताया कि साइफर आया था और वो मुझे वापस आखिरी दिन तक जब मैं पीएम हाउस में था मुझे नहीं मिला। उन्होंने आज भी इमरान खान साहब ने उस बात की तस्दीक की। जो हमारे एम्बेसडर थे वो बता रहे थे कि हालात हैं, आपको चेक करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी खारजा थे वो कह रहे थे हमारे अमेरिका के साथ मामलात बिगड़ जाएंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब आप खेलने जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका, ये बयान कोर्ट में दिया है, मुझे और आपको नहीं दिया। उन्होंने कभी ये पब्लिक स्टेटमेंट पहले नहीं दी थी। उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि ये बयान से पाकिस्तान के अमेरिका के न सिर्फ ताल्लुकात खराब होंगे बल्कि उन मुल्कों से भी होंगे जहां अमेरिका असरात रखता है। लेकिन चूंकि मेरा इक्तदार जा रहा है तो खान साहब ने फिर पाकिस्तान की परवाह नहीं की। अब ये बयानिया बड़ा फर्क हो गया कि आपके साथ एक पॉलिटिकल हो और एक आप स्टेट सीक्रेट, आपको सजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई है, आपको किसी नैब के किसी उस ड्रामे में सजा नहीं हुई। आपके ऊपर वो लॉ लगा है जो 1923 से बना हुआ है। ये वो लॉ भी नहीं है जो आपके सदर ने चुप करके साइन कर दिया था। ये उसके ऊपर कोई सजा नहीं हुई इमरान खान को, ज़हन में रख लें। जो 100 साल का एक कानून मौजूद है, आपने उसकी खिलाफवर्जी की, पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं की। और ये बात बड़ी अफसोसनाक है। उन्हें बरी होना है, वो बरी हो जाएंगे, वो जमानत मिलनी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ है कि नवाज शरीफ और इसको फौरन सजा गिलानी को तो मिली सुप्रीम कोर्ट से, नाअहली की फारिग कर दिया। यहां तो एक इतना प्रोसेस हुआ कि पूरे मुल्क के साथ पूरे मुल्क का इक्तिसादी जनाजा निकाला, इनको खेलने का मौका दिया, इदारे के अंदर से अपनी इनकी पूरी कमक मौजूद थी। तो ये जो फर्क है इसको हम इतना सिंपली नहीं कह सकते कि जी वो हुआ, जमानत तो उनका राइट है, सजा खत्म होगी वो भी होगी, लेकिन ये एक्ट बड़ा शर्मनाक है कि एक वजीर आजम जिसको एक सीक्रेट दिखाया गया है। और बयानिया की बात क्या है जी, वो पब्लिकली कहा गया था कि मदाखलत हुई थी, एक बददुआ छोटी सी बात कि मदाखलत हुई थी, साजिश नहीं हुई थी। वही बात साबित हुई है। उन्होंने जो मैसेज भेजा था उसे मदाखलत कहा गया, जो साजिश की वो हमारे वजीर आजम ने की अपने मुल्क के खिलाफ। जी हाफिज ताहिर साहब, जाहिर है वजीर आजम एक हल्फ उठाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल है कि ये मकबूलियत और सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाकर किसी भी आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मैं सवाल में सिर्फ बानी पीटीआई की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, वो जाहिर है वो आज का इशू है। ये जो अवामी लीडर, अवाम के नुमाइंदे क्या अपनी गलतियों से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि ये हमसे फलां ने कराया, हमने फलां से, तो फिर आपने वो हल्फ क्यों उठाया? हाफिज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं आज कुछ बातें जो है ना, जो चूंकि मैं उनका आईनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ, वो बातें भी अर्ज करना चाहता हूँ। बहरहाल कोई भी सूरत हो, जो सूरत हाल है, इसको कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने खुद एक मीटिंग में जब खान साहब ने ये बताया कि इस तरह की कोई चीज है, तो उसमें गुजारिश की थी कि सर इसके ऊपर हमें नहीं खेलना चाहिए, जिसके ऊपर साइफर जो है, मैं क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आमतुन नास को उस तरह नहीं पता, साइफर तो हर एम्बेसी रोज अपने मुल्क को भेजती है अपनी वजारत खारजा को, और रोजाना वजारत खारजा में कई तरह के साइफर आते हैं, कई चीजें आती हैं, उसमें हमारे हवाले से भी बड़ी बड़ी अजीब चीजें जाती हैं, हमारे पास भी बड़ी अजीब चीजें आती हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी जो सूरत हाल हुई कि उस साइफर का गुम हो जाना, ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि दुनिया को हमने क्या पैगाम, दुनिया क्या समझेगी कि जो सीक्रेट से सीक्रेट चीज है आपकी, और वजीर आजम हाउस जो के या वजीर आजम ऑफिस जो के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, वहां से भी चीजें गायब हो जाती हैं, वहां से भी चीजें गुम हो जाती है। खान साहब ने आज कहा कि मैंने अपने एमएस को कहा और मैं उसके ऊपर नाराज हुआ कि ये कैसे गायब हो गया। तो आप अपने दौर में उस पर आपने तहकीक क्यों नहीं करवाई? आप कोई कमेटी बना देते, आप उसके ऊपर कोई कमीशन बना देते। आप ये देखें, ये चीजें जो है असल में होता क्या है कि जब हम ताकत में होते हैं, जब हमारे पास इक़्तिदार होता है या अवाम की पॉपुलैरिटी होती है, हम समझते हैं कोई चीज अहमियत ही नहीं रखती है। बिल्कुल मेरे लिए खान साहब की सजा या ना सजा ये एक अलग मौजू है। मेरे लिए ये दो चीजें बड़ी अहम हैं। ये एक सीक्रेट चीज थी, उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो गुम हो गई और हमने कुछ नहीं किया। आज तक हमें नहीं पता कि वो साइफर किधर गया है, किसके पास है, कौन ले गया है, और कितना 2 साल गुजर गए हैं। तो ये हम खुद तमाशा बने हुए हैं। और आखिरी एक बात मैं अर्ज करूं, मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर था, यानी खान साहब जा चुके थे, तो एक हमारे दोस्त मुल्क के सफीर आए, तो मीटिंग के बाद उन्होंने कोई बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि यार मैं बाहर जाके उन्होंने कहा कि ये बात आप जो है ना
तो मैंने कहा आप अंदर प्राइम मिनिस्टर से करते। तो उसने मेरी तरफ बड़ी यानी सवालिया नजरों से देख के हुए कहा कि अभी आपको पता नहीं है क्या हो रहा है इन दिनों में। तो ये पाकिस्तान का, ये खान साहब का मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं, हम बहसीयत कौम और मुल्क तमाशा बने हुए हैं और इस तमाशे को रुकना चाहिए। आज भी मैं समझता हूं कि जो ही नई हुकूमत आए उसे ये तहकीक करवानी चाहिए कि ये साइफर गया किधर है, कौन ले गया है इसको। ठीक है, अभी तो ये कह रहे हैं खान साहब के लिए जनरल बाजवा ने उठवा लिया, तो आप उस वक्त वजीर आजम थे, आपने क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया? अगले दिन आपको चाहिए था आप कमेटी बनाते। तो कुछ चीजें सच है, उसको जज्बात में या मकबूलियत में या उसको इस अंदाज में कि जी मैं चूंकि पॉपुलर हूँ तो क्या मैं पॉपुलर हूँ तो मैं जो मर्जी करूँ। बहुत सारे देखें, ये ठीक कह रहे थे आमिर रियाज राणा साहब, बहुत सारे राज होंगे मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में, बहुत सारी राज होंगे गिलानी साहब के पास, जरदारी साहब के पास। जो भी मनसब पे आता है अपने अपने ओहदे के मुताबिक, और आज काकड़ साहब हैं, कल ये किसी से नाराज हो तो वो चौक में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो अलमिया है, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। सोचने की बात है कि आखिर हम 75 साल के बाद भी अगर अक्लमंद नहीं बने तो कब अक्लमंद बने। जी फैसल साहब, कोई उम्मीद है अक्लमंद बनने की? और ये जो हम बारहा कहते हैं और जो नज़र आता है, जो तारीख बताती है कि मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिर उनका फ्यूचर जो है वो जेल में ही होता है, तो इसमें खुद ये अवामी नुमाइंदा वज़ीर आज़म ये कितना जिम्मेदार है अपनी गलतियों का? क्या ये सारा जिम्मेदार, जिस तरह से अयाज साहब भी ये बात कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं खुद ही मौका देते हैं, क्योंकि ये खुद जब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आते हैं इक़्तिदार में और मोहताज होते हैं तो फिर उसके बाद ये मामलात इस तरफ जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये अवामी नुमाइंदे क्या खुद जिम्मेदार हैं या सारा कसूर इधर उधर के लोगों का है? ये जो ताहिर अशरफी साहब बात कर रहे हैं ना कि हम बहसियत कौम, बहसियत मुल्क एक तमाशा बन गए, यही सब हासिल है। जो सारी गुफ्तगू है ना इस मुल्क की, यही है इस मुल्क का बयानिया। जो दुनिया में हमारी शक्ल है ना वो तमाशे की है कि हम सिर्फ तमाशा है। अब बात यह है कि साइफर कहाँ चला गया। शहबाज शरीफ साहब का जो 18 महीने का 16 महीने का इक़्तिदार था, उन्होंने तहकीकात करवाई कि साइफर कहाँ है। इतना बड़ा फसाद इस मुल्क के अंदर हो रहा था, तो बहसियत वज़ीर आज़म वो तहकीकात करवा देते। इसको भी छोड़े, जब ये पूरी दुनिया ने देखा था ना कि इमरान खान को लाने के लिए रियासती मशीनरी किस तरह हरकत में आई थी, रियासती इदारे किस तरह हरकत में आए थे, कुछ शहबाज शरीफ साहब ने उस 18 महीने में ऐसा कोई एक काम किया कि रियासत की मुदाखलत को रोक लेते? क्या काम किया कि उस रियासत को जो इमरान खान के लिए इस्तेमाल हुई थी अब अपने लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, अपने खानदान के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, पूरा फोकस उस पर किया। तो क्यों नहीं रोका उन्होंने? किसने क्या गलत किया? क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि वो इस्तेमाल खुद करना था ना अपने लिए इस्तेमाल करना था अपने उसी रियासती इदारों को जो उनके खानदान के लिए बाइस तकलीफ बने थे। हम बल्कि सिर्फ ये नहीं कहते उनके खानदान, हम उससे आगे जाके बोलते इस मुल्क के लिए बाइस तकलीफ बने थे उन इदारों का अमल, जो मुल्क को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का सबब बना था। फिर वही काम उन्होंने जो है उन इदारों से लिया ना, आज तक ले रहे हैं। तो फिर किसने इस मुल्क में गलत क्या किया है? जब इक़्तिदार का रास्ता इस मुल्क में, जो एयाज साहब कह रहे हैं कि अवाम पे एतबार करना चाहिए, भाई जब इक़्तिदार का रास्ता अवाम के वोटों से नहीं जाता जी तो फिर अवाम पे कौन एतबार करेगा? क्यों करेगा भाई? क्या जरूरत है करने की? जिस वक्त इमरान खान का जोर चला, इमरान खान ने अपना काम किया। अभी जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुने आमिर साहब, सुन तो ले, हौसला रखें ना। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों जाते हैं जी? जज्बाती नहीं, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं, मैं तो मदद से पूछ रहा हूँ कि सवाल सजा पे है। मैं सजा का ही बताता हूँ आपको। जी फैसल साहब बताएं। आप फिक्र नहीं करें, आपकी भी सजा का बताता हूँ, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। मैं का भूल गया सबक तो याद करा दूं, उधर भी आना है फैसल साहब। नहीं मैं कैसे भूल जाऊंगा, फिक्र नहीं करें, मुझे आपकी सजा भी याद है। ठीक है। बात यह है कि अगर ये रास्ता वहीं से जा रहा है तो फिर टेंशन क्या है इस मुल्क में? हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाई इस वक्त नवाज शरीफ साहब की शिफ्ट है, सही है, इनकी शिफ्ट चल रही है, तो बस मजे। लेकिन ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि ये शिफ्ट जो है ना,
ये 5 साल जरूर 5 साल से पहले भी खत्म हो जाती है, महीनों में भी खत्म हो जाती है, हफ्तों में भी खत्म हो जाती है। जब इनकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी किसी और की शुरू हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस मुल्क में, शिफ्ट का इशू है। फैसल साहब, एक ज़िमनी सवाल आप, मतलब जो नवाज शरीफ को सजा हुई थी आप समझते हैं कि वो भी गलत थी, जो बानी पीटीआई को सजा हुई है वो भी गलत है? बड़ी मजे की बात है, बहुत बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा आपने, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा आपने, बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा है। सवाल पूछने पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तो आमिर साहब जो है वो अदालतों की रेटिंग बताते थे। आज इमरान खान को सजा हुई है तो एयाज साहब अदालतों की रेटिंग बता रहे। ये है इस मुल्क में। सही सही। यार तुम्हारे भी कोई रेटिंग है, कुछ तबसरा भी है? सिर्फ रेटिंग एयाज साहब दाएं बाएं भाग रहे हो, फैसल सजा पे आ नहीं रहे। वो शहबाज शरीफ हम तो उस वक्त भी सच बोल रहे थे, आज भी सच ही बोल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने तहकीक इसलिए नहीं कराई कि उस वक्त ये तय नहीं हुआ था कि साइफर गुम होना है, ये बाद में तय किया गया। बात दूसरे को समझे कि अदालतों की रेटिंग तब्दील नहीं हो रही, बताया ही नहीं। ठीक है, आप दुआ जो आपने सवाल पूछा है ना, सवाल ये है कि अदालतों की रेटिंग तब्दील नहीं हो रही। ठीक है, रेटिंग बताने वाले तब्दील हो रहे हैं, सिर्फ काजी तब्दील हो रहे हैं। या एक मिसाल देने के लिए दोनों का नाम दे दिया, पब्लिक को देख लेना। कल तक एक आदमी रेटिंग बता रहा था, दूसरा भी तो बोलो, रेटिंग वही है। ठीक है, दाएं बाएं भाग रहे हैं। आपको सजा तो मैं समझता हूँ कि नहीं, सजा मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने साइफर की खिलाफ जो काम किया कानून के मुताबिक हुई होगी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने साइफर का एक भरे जलसे में जो है कागज लहराया था और बोला था मेरी जेब में एक मुबैना ऑडियो भी आई थी, जो मैंने नहीं करना चाहिए था। इनके शायान शान नहीं था, इनके वकार के मुताबिक नहीं था। आपने हल्फ लिया था, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। वो जो काम किया आपने गलत किया, इक़्तिदार बचाने के लिए आप बहुत उस इंतहा पे चले गए जो आपको नहीं जाना चाहिए था। चले, लेकिन आप इनको सजा देने के लिए जिस तरह अदालती कार्रवाई चल रही है, देखें इस बात को समझें, खुदा के वास्ते समझें जी। अवाम के जहनों में जो सवालात पैदा हो रहे हैं, खुदा के वास्ते उनसे आंखें ना मोड़ें। इस मुल्क के लोगों की नफ्सियात को समझें। ये जो 24 करोड़ लोग हैं, ठीक है कीड़े मकोड़े होंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कीड़े मकोड़े भी जो है ना बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। सर ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बाकी रेटिंग तो ठीक है। अब आमिर साहब आपको जवाब मिल गया, मुतमईन हो? इलियास साहब नहीं, मुझे नहीं मिला। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, हफ्ते के दिन भी मैंने यही बात बताई थी। अभी तोशा खाना का भी शायद आज अनाउंसमेंट आ जाए, वो चल रहा है काम। ये फैसल साहब रेटिंग का क्या तोशा खाना भी कर दें। इलियास साहब, इलियास चलें जी, इलियास साहब को मौका दें। ये जो सियासी कायदीन को पाकिस्तान में सजाएं होती हैं, आपके ख्याल में कानूनी होती हैं या ये सिर्फ सियासी है? क्योंकि वो खुद कहते हैं हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो हुकूमत में होते हैं तब अपोजिशन सियासी इंतकाम का निशाना बनती है। जब वही लोग, मतलब मजे की बात तो यही है, वही लोग फिर हुकूमत में आते हैं, फिर दूसरी पार्टी अपोजिशन में जाती है, फिर वो सियासी इंतकाम का निशाना बन रही होती है। जी बिल्कुल इसी तरह है। आप देख लें मियाँ साहब की जो तमाम सज़ाएँ थी वो सारी ख़त्म हो गई, बरी बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब ये भी इनका जब दौर आएगा तो फिर इनको भी बाइज़्ज़त बरी होंगे। ये साइफर जो उस टाइम जो लहराया था, ये जो उस टाइम मसला चलाया, इस पर जो इशू हुआ है, अब तो उनको भी पता, जब बानी पीटीआई को भी पता चल गया, तो वो जो जिनको उन्होंने मशवरे दिए थे कि ये करना चाहिए, तो अब उनको पता चला होगा कि बिल्कुल वो गलत था या सही था, नहीं करना चाहिए था। अब उनको सारा पता चल गया होगा कि क्या सही था, क्या गलत है। उस टाइम ये जो लहराया गया था, वैसे तो कभी कोई किसी के लिए, आवाम के लिए तो वो काम नहीं किया जाता, ये इसलिए लहराया गया था कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए किया गया था। और गवर्नमेंट को बचाते बचाते उन्होंने ये नहीं देखा कि आवाम के साथ क्या होगा, आवाम के लिए, आवाम के किसी मसले पर इस तरह नहीं आते ये लोग, इतने एग्रेसिव नहीं होते। तो इससे जाहिर हुआ कि इस तरह चलना था ये केस। इसमें जो भी था, साइफर बाद में गुम हो गया, उनके साथियों ने जी बयान दे दिए उनके खिलाफ, ये सारा इसी तरह होना था। ये क्योंकि इस तरह जो भी होता है पॉलिटिकल, जो भी होता है भुट्टो दौर से लेके अब तक जो भी चला, ये इसी तरह चलेगा। कुछ अरसे बाद देखिएगा इस केस में ये बरी हो जाएंगे या कुछ सालों बाद, तो ये तो सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन देखिए इसमें नुकसान जो होता है वो आवाम का होता है। आवाम को तो कोई नहीं, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को सज़ा हो या उसके हक़ में फ़ैसला हो या साइफर मिल जाए या गुम जाए, उसमें आवाम को क्या फ़ायदा है? किसी को कोई पता नहीं है। आवाम देखें आज तो कोई नहीं सड़क पर निकला, लोग पूछते हैं फिर कि वो वाला केस ही, ये वाला केस था, उनको तो कोई पता नहीं है। बेसिकली उनको जो मसला उनका असल है, उनको है कि उनकी महंगाई सबसे बड़ा इशू, वो बिजली के बिल, घर के मसले, ये सारी चीज़ें हैं। साइफर वगैरह जो चीज़ें हैं ये तो आपको सिर्फ साफ लोगों को पता चल गया, जिसको पता भी है कि साइफर का जो इशू था वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, लेकिन वो मानेंगे नहीं इस वक्त
क्योंकि इस वक्त सबकी जिद में आए हुए हैं और ये एक जिद है, ये लंबी चलेगी, इसमें मुल्क को नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं है। सही है जी। पीटीआई इस पर अभी देखें इस पर क्या करते हैं, इनकी जमानत हो जाएगी बस। ये इसका केस का जो इतना टाइम ज़ाया हुआ, इसे दूसरे केसों को भी इतनी तेजी से हल करना चाहिए। वैसे ये है कि इतनी जल्दी फैसला हो जाना केस का, टाइम नहीं ज़ाया किया उन्होंने, टाइम नहीं ज़ाया किया, दिन रात करके बिल्कुल वक्त की कदर करनी चाहिए, हर मामले में कदर होनी चाहिए। बिल्कुल वक्त की कदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने पेंडिंग है केस। सही है जी, बिल्कुल। और आम लोगों को भी इसी तरह से ट्रीट होना है। यही तो हमारे निज़ाम में, हमारे सिस्टम में खराबी है कि तबका अशराफिया, जो बारहा हमारे एक्सपर्ट्स फैसल साहब कहते रहते हैं कि उनके साथ सलूक डिफरेंट होता है और आम आदमी के साथ सलूक डिफरेंट होता है, ये जो फ़र्क है इसको मिटाना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल जी, राय आपने जानी, एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ ना चलने का ऐलान। हम सवाल ये रखेंगे, ये फैसला मुस्तकिल होगा पीपल्स पार्टी का या एक ये वक्ती नारा है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर तरीके से नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा नून लीग पर तनकीद करते थे, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने भी उसी नौइयत की बातें की हैं। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मियाँ साहब और उनकी जमात बहुत मगरूर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब साथ साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए मौलाना आज़ाद, जमात इस्लामी और बाप से बात करेगी। नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। इससे कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे वालिद को सबसे ज़्यादा अरसा जेल में मियाँ साहब ने ही डाला, उनके दौर में ही वालिद की ज़ुबान काटी गई। उन्होंने कहा कि नून लीग का मकसद सिर्फ मियाँ साहब को चौथी मरतबा इक़्तिदार में लाना है। नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। पीपल्स पार्टी का ये फैसला मुस्तकिल है या आर्जी, इसी पर हम बात करेंगे। हाय साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जरदारी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब बड़े मगरूर हैं, पीडीएम का हिस्सा ये बने, बाद में अलग हुए, लेकिन जब 16 माह की हुकूमत आई तो उन्होंने इक़्तिदार भी इंजॉय किया, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद रही। और अब दूसरी तरफ जो नून लीग पर एक 16 माह की हुकूमत की तनकीद हो रही थी कि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स है, पाकिस्तान 140 से 133 नंबर पर आ गया जी इन 16 माह में, यानी बेहतरी आई। तो आपके ख्याल में ये जो जरदारी साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई वो ऐसा ही करेंगे? अगर वो जीतते हैं तो वो सिर्फ आज़ाद के साथ जाएंगे, दीगर दूसरी जमातें, बाप, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, नून लीग को लिफ्ट नहीं कराएंगे? आपको वाकई ये लगता है कि इन्होंने बड़ी जेन्युइन बात की है, ये एक महज आर्जी नारा है? देखिए, बात यह है कि जो मेरी साथ हैं वो शख्स जान को भी मैंने कल भेजा था कि जाओ लाहौर, और अब तो सर्दी खत्म हो गई है, कम हो गया मौसम, तो सख्त जान तो एक्टिव हो गया होगा। बारिश भी हो रही है ना बीच में। वो सख्त जान घूम फिर के आया, बड़ा लंबा चौड़ा सफर करना पड़ता है उसे, लेकिन उसने सफर करके ये बताया है कि कुछ चीजों के ऊपर जरदारी साहब जो है ना वो मियाँ साहब से कम और शहबाज साहब से ज्यादा अजुर्दा है। अच्छा। लेकिन मजमूई एतबार से इसलिए अजुर्दा है कि कुछ चीजों में उनका ख्याल था आखिरी अय्याम में जो थे हुकूमत के, वो उस तरह नहीं हुई। तो लेकिन जब सियासत के अंदर तो दरवाजे बंद नहीं होते और मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है जरदारी साहब को, तो मुझे लगता है कि ये पड़ोसी होंगे आपस में। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि जरदारी साहब और जो भी वजीर आजम होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, ये आपस में पड़ोसी होंगे। तो लिहाजा ऑपोजिशन और हुकूमत, ऐसे ही कह रहे हैं आप? नहीं, ये दो बड़े बड़े घर हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के मकीन होंगे। ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनका रास्ता जो है वो रुक जाएगा और मुफाहमत की दुनिया में एक आप देखेंगे कि एक घर में एक पार्टी का वजीर आजम होगा और दूसरे घर में दूसरी पार्टी का सदर होगा। सही है। तो ये सख्त जान तो यही कहता है और वो उसका ख्याल है कि ये मुफाहमत तो हो सकता है सर सेनेट जो है वो मौलाना साहब फिर चले जाएं उधर। हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन ये है कि चूंकि मियाँ साहब के अंदर फ्लेक्सिबल है, मियाँ साहब अगर इमरान खान साहब के पास चले गए थे बनी गाला, तो वो जरदारी साहब के पास तो बतरीके औला जा सकते हैं और जरदारी साहब भी मियाँ साहब के पास जा सकते हैं। इसलिए अभी ये सिर्फ इलेक्शन की बातें हैं। ठीक है। ये 8 तारीख के बाद जो है वो आप देखेंगे कि ये दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी। सही है। आमिर साहब,
आपको भी लगता है ये दूरियां कुर्बतों में ज़ाहिर है 8 के बाद बदलेंगी, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं के बयानात, उन्हीं की तबसरों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब की बात पर तो हम कह देते थे ज़ाहिर है वो एक इंतखाबी कैंपेन बड़ी ज़ोरों शोर से चला रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब आप कह रहे हैं बड़ी मगरूर है जी मियाँ साहब की जमात, इनके साथ हम नहीं चल सकते, इत्तेहाद करने की ज़रूरत पेश आई भी सही तो इनके साथ नहीं होगा। तो आपके ख्याल में वाकई ऐसे होगा? ये जो सख्त जान की खबर है इस पर भी आप तबसरा कर सकते हैं आमिर साहब? बात सिंपल सी है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल के दिन, जिस दिन इन्होंने तय किया कि मरदमशुमारी होगी, उस दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ने इलेक्शन लड़ने का प्लान बनाया और दोनों अपनी अपनी जगह पे इलेक्शन खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ठंडी चल रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला करने में, और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि हम नून के ऊपर तनकीद करके पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ राग़िब कर लें। तो नतीजे में अब 9 दिन ही रह गए हैं। जिस तरह सज़ा 9 दिन पहले हुई है, उस तरह ये नतीजा भी 9 दिन के बाद 10वें दिन हमें क्लियर हो चुका होगा। और जो हाफिज़ साहब कह रहे थे कि पड़ोसी होंगे, और उन्होंने दोनों जो हुकूमत की नाम ले लिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, कि ये पड़ोस में होंगे। मैं आपको ये कई दफ़ा कह चुका, ये मिल के हुकूमत भी बना सकते हैं और ये मिल के हुकूमत और अपोजिशन भी खेल सकते हैं। इस मुल्क में अब चलना सब ने मिल के है। जो पार्लियामेंट में बैठे होंगे वो काम नहीं होगा कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो। जरदारी साहब का जो फिक्रा आपने इंटरव्यू का सुनाया है, उन्होंने कहा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं बन सकते, और जो कुछ भी होगा हमें एक दूसरे के साथ आगे चलना होगा। उस इंटरव्यू का जस्ट बस यही है। जी। अब आप देख लें कि जिस खान साहब ने कहा था कि जिस मुल्क में इतने हज़ार अरब रुपए की चोरी सालाना हो रही है और फलाना हो रही है, वो करप्शन के इंडेक्स में टॉप पे आ गए थे, और हर साल उन्होंने टॉप किया उसके अंदर 4 साल पूरे। अब एक जो इनके 16 महीने में ज़ाहिर है वो 1 साल गिना गया जो अब, तो वो करप्शन का इंडेक्स कम इसलिए हुआ कि जो चोरियां ये समझते थे हो रही हैं, वो खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में डकैती की सूरत में हुई। ये लोगों को कहते थे, और डकैती इनकी पूरी वारदात इनके घर से शुरू हुई, ठीक, और आ रही है, वो थोड़ी देर में सामने भी आ जाएगी। कोई चीज छुपी नहीं जो इन्होंने कहा हो कि मैंने ये काम इनको रोकना है और वो खुद किया हो। जिसमें वो कहते हैं ना, जिस लम्हे में वो ये कह रहे होते थे कि ये काम करते हैं, उस टाइम वो इनकी गवर्नमेंट कर रही होती थी। इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जहां इनका बंदा था पैसे कमाने में, करप्शन का इंडेक्स आने पे जो भी आया, किसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, इनकी तकरीरें मौजूद हैं 2004 की, 2010 और 11 और 12 पीपल्स पार्टी के पूरे अदवार पे ये कहते थे, लेकिन इन्होंने 4 साल सवाए डकैती के, चोरी के, टीआई पे कोई बात नहीं की। जो नवाज शरीफ का टेन्योर था 5 साल पूरी, अपने दौर पे इनको चुप लगी हुई थी, सुट लगी हुई थी। जवाबन वो जो नैब का सरतापा चेयरमैन था ना, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक लोकल जो यूनिट है कराची वाला, उससे लेके प्रेस रिलीज देते थे जाली कि जनाब ये देखें वो ये कह रहा है, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबके सामने हर दफा आती थी। ये है वो कमाल जनाब जो खान साहब का था कि जी ऊपर से लकाई जाओ और नीचे से खाई जाओ, ये लोगों को कहते थे और इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं। इसीलिए तो तमाशा लगाया कि भाई पाकिस्तान पहुंचा कहाँ पे। जी अयाज साहब, पीपल्स पार्टी आपको लगता है वाकई इस मूड में नहीं नजर आती जिस कदर तनकीद की जा रही है? और जरदारी साहब जाहिर है कह रहे हैं मगरूर है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो साथ तो जाहिर है चलेंगे। तो आपको लगता है ये जो अभी ये महज बातें हैं, या वाकई वो चाहते हैं कि भाई नून लीग के साथ कोई ताल्लुक ना हो मुस्तकबिल में? देखिए, बात मूड्स बदलते हैं, स्विंग करते हैं ना, या हालात के मुताबिक। इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में, जो ये समझते हैं कि जी हम अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, या मतलब जरदारी साहब के पास तो ज़ाहिर सेकंड ऑप्शन भी बड़ी ज़बरदस्त है कि वो शॉपिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, और जब शॉपिंग अच्छी हो सकती है तो वो सोच सकते हैं कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार आएंगे उनके ख्याल में होगा कि बड़ी तादाद में आ जाएंगे। ये PTI के लोगों का भी ख्याल है कि उनके आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। वो तो ज़ाहिर है कहीं हुकूमत बनाने की वो भी सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी तादाद में आएंगे कि हुकूमत बना लेंगे। तो इस वक्त रेस ये है कि ज़्यादा गेन किसने करना है इस दौड़ में, ज़्यादा आगे कौन निकलेगा। ऑब्वियसली जरदारी साहब की ख्वाहिश होगी कि ज़ाहिर है मिल के तो चलना है, जो तय हुआ उस वक्त का, लेकिन चीज़ें चेंज भी तो हो जाती हैं ना, कि अगर हम इतने आगे चले जाएं कि वो जरदारी साहब की ख्वाहिश इसी टेन्योर में पूरी हो जाए कि वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएं, और अदरवाइज़ अगर नहीं को बात बनती, इस स्टेज पे ये कहना बड़ा अच्छा लगता है, ये वोटर को बड़ा अट्रैक्ट करता है
कि देखें जी वो पीपल्स पार्टी तो क्लियर कट कह रही है कि हमने इनके साथ इत्तेहाद नहीं करना, हम बाकी सबके साथ कर लेंगे। और ये ऑप्शन जरदारी साहब के पास होंगी भी जब इलेक्शन हो चुके होंगे कि वो इस पे खेल सकते हैं और खेल रहे होंगे। और यहाँ मूड भी चूंकि वक्त हालात के मुताबिक स्विंग कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है कहीं मूड आखिरी वक्त पे कि चेंज ही हो जाए कि नहीं जी वो कायद को नहीं बनाना, छोटे कायद को बनाना है या किसी और को बनाना है। तो एक आखिरी बात मैं कह दूं कि वो कह रहे थे हाफिज साहब के फजलुर रहमान को, या आपने शायद कहा कि सेनेट एंज ना करो, काकड़ साहब ने भी तो कुछ लेना ना, तो फारग होकर। सही है जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही हमारा सवाल होगा। फैसल साहब और इलियास साहब लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।